अब देखो भाई स्टोक्स लॉ क्या कहता है। हमने क्या पढ़ा था, लिक्विड जब फ्लो करता है तो लेयर्स में फ्लो करता है और लेयर्स एक दूसरे पर क्या लगाती हैं, विस्कस फोर्स लगाती हैं, जो उनके रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इतनी बात। तो सिमिलरली लिक्विड जैसे हम दौड़ते हैं, ठीक है, इतनी बात, तो हमें ऐसा लगता है कि हवा हमें पीछे की तरफ धक्का दे रही है, हाँ या ना, अगर विंड हो, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लूइड सॉलिड बॉडी पर भी क्या लगाता है, विस्कस फोर्स लगाता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रैग फोर्स। तो लिखो जरा, लिखो when solid body moves relative to fluid, when solid body moves relative to fluid, when solid body moves relative to fluid, then solid body also experiences viscous force opposite to या अपोजिट नहीं, solid body also experiences viscous force opposing relative motion of solid body with respect to fluid, opposing relative motion of solid body with respect to fluid। ठीक है, मतलब कोई भी सॉलिड बॉडी है तो उस पर क्या लगता है, विस्कस फोर्स लगेगा, और वो हमेशा सॉलिड बॉडी के रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब अगर मान लो ये कोई बॉडी है और आसपास क्या है, फ्लूइड है, इसके रिलेटिव वेलोसिटी वी आर है, तो इस पे पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, विस्कस फोर्स लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात। रिलेटिव मोशन को क्या करता हुआ, अपोज करता हुआ। क्लियर है, इतनी बात। अब एक और चीज, ये विस्कस फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिलेटिव वेलोसिटी के। हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। हाँ, इसके सामने क्या लगा देंगे हम, माइनस साइन। क्यों लगा देंगे माइनस साइन, बिकॉज इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो लिखो जरा, विस्कस फोर्स ऑन सॉलिड बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वी आर। विस्कस फोर्स ऑन सॉलिड बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वी आर। ठीक है, हाँ या ना। अब एक और चीज है कि जो रिलेटिव मोशन है या रिलेटिव वेलोसिटी, उसके क्या लग रहा है, और भी हैं। अब देखो भाई, तो मैंने क्या कहा, विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मतलब कोई भी सॉलिड बॉडी है और वो फ्लूइड में चल रही है, कैसे चल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी वी आर से। तो विस्कस फोर्स उस सॉलिड बॉडी पे क्या लगेगा, वी आर के प्रोपोर्शनल लगेगा मैग्नीट्यूड में, और रिलेटिव मोशन को क्या करता हुआ, अपोज करता हुआ। ठीक है, इतनी बात। अब डिफरेंट टाइप की सॉलिड बॉडी, जैसे सॉलिड स्फीयर है, सिलेंडर है, मैं हूं, आप हो, ठीक है, जितने भी सॉलिड बॉडीज हैं सब पे लगेगा। ये बात तो ठीक है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन बाकी जो आगे इसके पैरामीटर आने हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो वो किस पे डिपेंड करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑल्सो विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड कर ही रहा है, हाँ या ना, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, कितना विस्कस है, अगर कम विस्कस है तो कम लगेगा, ज्यादा विस्कस है तो ज्यादा लगेगा। डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड as well as on shape या configuration of body।
ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? विस्कोसिटी फ्लूइड की कितनी है और किस पे? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, इतनी बात। शेप कैसा है उसका, ठीक है। मतलब ये चीज हमेशा ट्रू है कि सॉलिड बॉडी अगर फ्लूइड में रिलेटिव वेलोसिटी वी से चल रहा है तो विस्कस फोर्स उसके हमेशा प्रोपोर्शनल होगा और रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। बाकी चीजें कि विस्कोसिटी की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा या और किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो दैट इज ऑन शेप ऑफ बॉडी, या क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। शेप यानी कि कॉन्फ़िगरेशन या विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब हमें 11th-12th में सिर्फ सॉलिड स्फीयर, छोटे सॉलिड स्फीयर के लिए विस्कस फोर्स बताया गया। कैसे स्फीयर के लिए? छोटे स्मॉल सॉलिड स्फीयर के लिए विस्कस फोर्स बताया गया। तो लिखो जरा, लिखो, फॉर स्मॉल spherical body, for small spherical body, viscous force on sphere in fluid is given by Stokes law. For small spherical body, viscous force in fluid is given by Stokes law. ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो क्या कहता है स्टोक्स लॉ, STOKES। अब ये क्या कहता है? डायमेंशन से इसका प्रूफ है। ठीक है, वो क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है, छोटी सी, और आसपास क्या इसके फ्लूइड है, और ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, तो इस पे पीछे की तरफ क्या लगेगा? विस्कस फोर्स लगेगा। ठीक है, Fv। और उसने क्या बोला? ये जो Fv है विस्कस फोर्स, दैट डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर a, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी की पावर b, और रेडियस ऑफ स्फीयर की पावर c। इस तरीके से प्रूव कराया उसने। ठीक है, इतनी बात है। इन तीन फैक्टर पे किस पे? मैंने कहा था विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा और शेप पे डिपेंड करेगा। शेप मतलब क्या? रेडियस, और नीटा क्या? विस्कोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी के तो प्रोपोर्शनल था ही, मतलब b हमेशा 1 आने वाला है, वो अपने आप यहाँ भी 1 ही आएगा, चिंता ना करो। ठीक है, अब जरा देखो, अब अगर मैं इसको डायमेंशनली सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूं तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 आ गया। सॉल्व करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो जरा, 1 मिनट भैया, आप देखो ना, m की पावर a है, यहाँ पर m की पावर 1 है, तो a कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसी बाकी भी आते रहेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब अगर हमारे पास ये आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं? F विस्कस इज प्रोपोर्शनल टू नीटा v r। इसी को हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दें, F विस्कस इज 6 पाई नीटा r v। ये आ गया भाई, 6 पाई इज कांस्टेंट। अच्छा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा इसके सामने, क्यों? क्योंकि v के क्या है? अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, लेकिन क्या लग रहा है? v के हमेशा अपोजिट है, ये ध्यान रखना। हो गया, डन। चल अब देखो भाई, अब आप ध्यान से देखो, जब हम आइडियल लिक्विड में बॉडी को डालते थे तो हम कहते थे mg लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है? b। वहां विस्कोसिटी नहीं होती थी। अगर mg b से बड़ा होता तो बॉडी किधर जाती? नीचे। नीचे जाती तो वेलोसिटी भी बढ़ता उसका। वेलोसिटी बढ़ता तो यानी कि फ्लूइड के रिस्पेक्ट में क्या आ गया? रिलेटिव मोशन आ गया। ठीक है, लेकिन फ्लूइड कैसा था? आइडियल। तो वहां पर हमने विस्कस फोर्स का कंसेप्ट नहीं लिया था। यहां लेंगे हम, क्योंकि यहां पर हमारे पास कैसा फ्लूइड है? नॉन आइडियल। तो लिखो जरा, कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब देखो 1 मिनट, यहाँ नीचे क्या है? लिक्विड है।
लिक्विड की डेंसिटी कितनी, रो, ठीक है, विस्कोसिटी कितनी, नीटा, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, हमें सिर्फ विस्कस फोर्स का फॉर्मूला पता है किसके लिए, किसके लिए, सिर्फ क्या कहते हैं, स्फेरिकल बॉडी के लिए, छोटी स्फेरिकल बॉडी के लिए, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं पता है, तो बाकी के लिए हम चला भी नहीं सकते चीज, ठीक है। अब लिक्विड डेंसिटी रो, विस्कोसिटी नीटा, हमने क्या करा, ये टॉप सरफेस है इसका फ्लूइड का, हमने यहां पर एक छोटी सी बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, जिसकी डेंसिटी कितनी, सिग्मा, ठीक है, जस्ट क्या कर दी, ड्रॉप्ड, मतलब इसको कोई वेलोसिटी नहीं दी भाई हमने, क्या कर दिया, जस्ट ड्रॉप कर दिया। अरे क्लियर है बात, मतलब ऐसे नहीं कि फेंका है, बस ऐसे छोड़ दिया सरफेस पे, ठीक है। अच्छा एक और चीज दे रखी है, सिग्मा ग्रेटर देन रो, तो क्या करेगा, डूबना चाहेगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डूबना चाहेगा, डूबना चाहेगा मतलब इस पे नीचे mg जो लग रहा होगा वो बॉयंसी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो अगले इंस्टेंट पे जब ये यहां है, नीचे क्या लग रहा होगा इस पे, mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, बॉयंसी। अच्छा साफ साफ पता है mg ग्रेटर देन बॉयंसी है बड़ा, तो इसका मतलब इसके पास नीचे की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन, हाँ या ना, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो ये नीचे की तरफ क्या गेन कर रहा है, वेलोसिटी, तो यहां से यहां तक आने में एक्सेलरेट हुआ, तो इसके पास कुछ ना कुछ यहां पर क्या होगी, वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। अब एक बात बताओ, ये फ्लूइड के रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, विद सर्टेन वेलोसिटी, तो नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना। और विस्कस फोर्स की कहानी क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा, हाँ या ना। तो यहां पर तो वेलोसिटी क्या थी, 0, 1, 2, 3, तो विस्कस फोर्स क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ठीक है, इतनी बात, मतलब V इंक्रीजेस, हाँ या ना। अगर V इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इतनी बात, जैसे से नीचे जा रहा है, एज बॉडी गोज डाउन, मानते हो या नहीं मानते हो, तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है बेटा, क्यों घट रहा है, देखो एक मिनट, mg माइनस बी, शुरू में एक्सेलरेशन था, बाद में ऊपर की तरफ fb भी आने लगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या करने लगा, बढ़ने लगा, नीचे की तरफ तो वही है, तो ग्रेजुअली एक्सेलरेशन क्या करेगा, घटेगा, एंड ए डिक्रीजेस एज बॉडी गोज डाउन, ठीक है। एक ऐसा मोमेंट आया, यहां बना रहा हूं मैं, एक ऐसा मोमेंट आया कि नीचे mg, b तो ऊपर लगेगा ही लगेगा, और ऊपर ये fb, ये सिनेरियो आया इस मोमेंट, और इस वक्त वेलोसिटी कितनी, vt कह रहा हूं मैं, इस सिचुएशन में mg इज इक्वल टू b प्लस fb। एक बात बताओ, इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स धीरे धीरे क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, कभी ना कभी तो बराबर आ जाएगा, तो mg इज इक्वल टू b प्लस fb, जैसे ही mg इज इक्वल टू b प्लस fb हुआ, अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, इस मोमेंट पे मान लो वेलोसिटी कितनी है, vt, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या अब ये वेलोसिटी चेंज करेगी, नहीं चेंज करेगी, तो नीचे की तरफ ये इसी सेम वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, जाता रहेगा, क्योंकि कोई अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, है ही नहीं, वो क्या है, 0 है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, नाउ बॉडी goes down with constant velocity vt, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, क्या कहेंगे,
मतलब जब नेट फोर्स बॉडी पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी को निकालना है हमें, तो mg बराबर b प्लस एफ वी है या नहीं है? हाँ या ना? चलो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। mg कितना, सिग्मा इंटू 4/3 बॉल का रेडियस r मान लेते हैं, ठीक है, इतनी बात, इज इक्वल टू बॉयंसी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और इस मोमेंट पे एफ वी कितना, 6 पाई नीटा आर इंटू वी टी। हाँ या ना? पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सारा खेल होता रहेगा ऐसा। अब देखो भाई, अब ध्यान दो, अब आपके पास पाई से पाई कटता है कि नहीं कटता है, एक आर से आर कट जाएगा, तो वी टी किसके बराबर आया, लिख दूं वी टी सीधे सीधे लिख दूं भाई, वी टी इज इक्वल टू ये आ गया, देखो जरा यही आ रहा कि नहीं आ रहा, 2r² g अपॉन 9 नीटा सिग्मा माइनस रो, आ गया? अरे कैलकुलेट कर लो, यही आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई किसके बारे में, विस्कोसिटी के बारे में, है ना। अब आते हैं हम किसके बारे में, सरफेस टेंशन। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो, इसके एग्जांपल लिख लो सरफेस टेंशन से पहले, लिखो एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, बातें नहीं। सबसे पहला एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। अगर पता है, अगर टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट ना होता और बारिश ऊपर से गिर रही होती तो तुम्हें छेद के निकल जाती पूरी, ठीक है। मतलब अगर हम मान ले क्लाउड्स बनते हैं हमारे 10 किलोमीटर की हाइट पे, मान लेते हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर की हाइट पे क्लाउड बन रहे हैं, ठीक है, बनते हैं उतनी हाइट पे, ठीक है, और वहां से बारिश हो रही है, और मान लो 5 ग्राम का ये ड्रॉप है, कितने ग्राम का, 5 ग्राम का, और 10 किलोमीटर हाइट से गिर रहा है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मान लेते हैं, ठीक है, 10 मान लेते हैं, तो 10 किलोमीटर 10 की पावर 4 हाइट हो गया, ठीक है। मतलब कितनी स्पीड से जमीन पे गिरेगा जरा देखो, v इज इक्वल टू √2g इंटू एच। 10 की जगह में 20 किलोमीटर मान लो, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर मेरा कैलकुलेशन सही जाएगा, कितना, तो 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 किलोमीटर मान लेते हैं, चल 20 ही मान लेते, कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो रही ना, बस मैं ये था, कोई बात नहीं, 200 √g यानी कि 10, इतनी स्पीड आ रही है, ठीक है। अब इस ड्रॉप का मोमेंटम देखो, अगर ये कितने ग्राम का है, 5 ग्राम का भी है, तो 5 अपॉन 1000 इंटू 200 √10, √10 का चेंज इन मोमेंटम आता, चोट लगती कि नहीं लगती, मान ले 10 ग्राम का होता, ठीक है, या ऐसा मान ले 10 नहीं, उतना भारी तो होता नहीं, रेन ड्रॉप इतना भारी नहीं होता, 10 ग्राम 15 ग्राम इतना ही हो सकता है, ठीक है, या 20 ग्राम हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। अगर मैं मान लूँ कि 40 किलोमीटर हाइट से गिर रहा है तो और तेज लगेगा सर पे, ठीक है, तो हो सकता है सर फट जाए हमारा, ठीक है, तो बारिश में निकलना बेकार हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब रेन ड्रॉप ऊपर से गिरता है तो शुरू में नीचे mg और एयर का क्या, बॉयंसी, दोनों चीजें होती हैं, एयर का बॉयंसी, ठीक है, इतनी बात। अब एयर का बॉयंसी और mg बड़ा है b से, तो इसकी स्पीड बढ़ती है, कुछ हवा में ही बीच में रास्ते में नीचे mg, ऊपर b, और ऊपर क्या, fv, एयर का विस्कस फोर्स, ठीक है, इसके वेलोसिटी को क्या कर देता है,
कांस्टेंट कर देता है, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। तो क्या लिख रहे थे हम, क्या लिखा हमने, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। लिखो लिखो ड्यू टू विस्कस फोर्स ऑफ एयर, ड्यू टू विस्कस फोर्स ऑफ एयर raindrops attain constant velocity when they fall on surface of earth। ठीक है, और मोटी बूंद जोर से लगती है, और हाँ या ना, पता नहीं, कई बार मोटी मोटी बूंद पड़ती हैं तो जोर से लगती हैं, और जो पतली वाली होती हैं वो चोट नहीं लगती है। ऐसा क्यों? अरे भाई, टर्मिनल वेलोसिटी वाज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। अरे अभी तो नहीं लिखा है हमने, अरे हमने निकाला ना, वीटी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 2r² g अपॉन नीटा 9 नीटा सिग्मा माइनस रो। ठीक है, इतनी बात। तो मोटी बूंद की स्पीड क्या होगी, जमीन पे गिरते हुए ज्यादा होगी, और हल्की छोटी बूंद, मतलब जो पतली बूंद होगी, उसका क्या होगा, स्पीड कम होगा। कोई बात नहीं। अब दूसरा लिखो, फॉलिंग ऑफ, नहीं, पैराशूट से नीचे उतरने को क्या कहेंगे, फॉलिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, फॉलिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। जब तक पैराशूट नहीं खुलता है तब तक तो आदमी बड़ी तेजी से नीचे आता है। पैराशूट खुलता है तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, विस्कस फोर्स उसकी वेलोसिटी को फिर क्या कर देता है, कांस्टेंट अटेन करवा देता है, आराम से उतरता है ना फिर जमीन पे। ठीक है, तो लिखो जरा, फॉलिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। ठीक है, लिखो पैराशूट एक्सपीरियंसेस विस्कस फोर्स पैराशूट एक्सपीरियंसेस विस्कस फोर्स ड्यू टू एयर। ठीक है, इतनी बात। सो मैन लैंड्स ऑन ग्राउंड विथ टर्मिनल वेलोसिटी, अदरवाइज तो बढ़ती रहेगी वेलोसिटी, और गिरेगा तो फूट ही जाएगा पूरा। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट, अब आते हैं मेन काम पे। सरफेस टेंशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यहां से खूब उठेगा सवाल, इसीलिए इसको लास्ट में रखा है मैंने। सरफेस टेंशन क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखा दूं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इतनी बात। लिखो जरा, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट by virtue of which free surface of liquid behaves like stretched membrane or tends to acquire minimum surface area, और tends to acquire minimum surface area। मतलब ये तो मैंने सिर्फ बोला है बात, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों करता है। मैंने क्या कहा, जो टॉप सरफेस होता है फ्लूइड का, जो फ्री होता है, जो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, वो हमेशा क्या कोशिश करता है, अपने आप को स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करने की। आप एक बात बताओ, ये पानी का सरफेस है, ठीक है, इतनी बात। आप इस पे कोई चीज डालते हो, मान लो कागज रखा आपने, कागज की बॉल रख दी,
तो कागज की बॉल ऐसे टिक जाती है ना इस पे, ये हल्का सा दब जाएगा यहाँ पर, ऐसे टिक जाती है कि नहीं टिक जाती है, ठीक है। मतलब लिक्विड का सरफेस कुछ ऐसा हो गया, ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच कर गया कि नहीं कर गया इसका, हाँ या ना, ठीक है। कागज की बॉल को हटा दो फिर से क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कर रहा है, अरे यस और नो, ठीक है। या आप मतलब मरकरी ले लो, मरकरी में आप आयरन का नीडल डाल दो, आयरन की बॉल डाल दो, तो अब क्या होगा, ऐसा कुछ शेप हो जाएगा, मतलब मरकरी का सरफेस दब गया थोड़ा सा। अब अगर मैं आयरन की बॉल को हटाऊं, मतलब अभी है बॉल यहाँ पर, तो ऐसा कुछ शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे ही कुछ अपीयर कर रहा है, लेकिन जैसी बॉल हटाओगे ये दोबारा से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, तो स्ट्रेचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो फ्री सरफेस जो भी होगा लिक्विड का, वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा। और एक और चीज जरा देखो, इस केस में जब आयरन बॉल आपने रखी तो ये सरफेस एरिया प्लस ये सरफेस एरिया प्लस ये सरफेस एरिया, जैसे ही आपने हटाया ये सरफेस एरिया आ गया, कौन सा मिनिमम है, ये वाला, और ये एरिया तो बड़ा है ना इससे, हाँ या ना। तो किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस की क्या प्रॉपर्टी है कि वो किस में आना चाहेगा, मिनिमम सरफेस एरिया में, और अपने आप को कैसा बिहेवियर शो करता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा। क्यों करता है वो अभी देखेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब उससे पहले कोहेसिव फोर्स पता है, क्या बताया था, फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज व्हाट, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, इतनी बात। और अडहेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो अडहेसिव मतलब चौक से लिखने वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चौक के मॉलिक्यूल्स बोर्ड के मॉलिक्यूल्स से क्या कर गए, चिपक गए, दैट इज व्हाट, एडहेसिव फोर्स, हाँ या ना। लेकिन अगर एक कंटेनर में मतलब एक ड्रॉप है, उसके आप दो टुकड़े करना चाहते हो, मतलब एक लिक्विड का ड्रॉप उसके दो टुकड़े करना चाहते हो, तो सेब तो है नहीं, काट दिया ऐसे, है ना, तो दो टुकड़े करना चाहते हो, तो वो दोनों टुकड़े एक ड्रॉप कैसे बने हुए, ड्यू टू व्हाट, कोहेसिव फोर्स, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब चलो, तो आपको कोहेसिव अधेसिव तो पता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, ठीक है। ये अपने पास फ्री सरफेस है, ऊपर क्या है, एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, नीचे क्या अपने पास, लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड एट रेस्ट, क्योंकि मैंने किसके लिए बोला है प्रॉपर्टी, एट रेस्ट, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने एक पॉइंट पकड़ा लिक्विड के अंदर कहीं दूर नीचे, ठीक है, इतनी बात। अब ये एक मॉलिक्यूल हो गया, मान लो लिक्विड का, क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल है लिक्विड का, तो इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स भी इस पर क्या लगा रहे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स, और चारों तरफ से लगा रहे होंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम बात करें, लिखो जरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हालांकि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताऊंगा आपको सॉलिड वाले चैप्टर में, सॉलिड एक्सपेंशन में, सॉलिड तो कर लिया हमने, एक्सपेंशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, वहां बात करेंगे। तो आप लिखो जरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, कुछ भी हो सकता है, जैसे कोहेसिव भी हो सकता है, अधेसिव भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, ठीक है, दोनों के लिए होता है। तो अब मान लो इस कमरे में आप लोग हो, मॉलिक्यूल ही हो, ठीक है, ये बीच में बैठा हुआ है, ठीक, मैं पढ़ा रहा हूं, तो वहां कोने वाले से बात कर सकता है, अभी नहीं कर सकता ना, ठीक है। हाँ जरूर, मैं बोर्ड की तरफ होऊंगा तो इसको तंग कर सकता है, इसको तंग कर सकता है, पीछे वाले को तंग कर सकता है, आगे वाले को तंग कर सकता है, मतलब अपने आसपास के 5-6 लोगों को, हाँ या ना,
तो एक्चुअल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की एक रेंज होती है कि उतने ही डिस्टेंस तक क्या कर सकता है वो फोर्स लगा सकता है अट्रैक्टिव। मतलब ये मॉलिक्यूल अपने से कुछ दूरी तक के मॉलिक्यूल्स को ही क्या लगेगा अट्रैक्ट कर पाएगा, जो यहां मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज it is maximum distance, it is maximum distance up to which molecule can exert force on other molecules। molecular range क्या हो गया, maximum distance up to which molecule can exert force on other molecules। क्लियर है? बहुत छोटा होता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मतलब अगर मैं एक मॉलिक्यूल हूं तो मैं इससे बात कर सकता हूं, इससे कर सकता हूं, इससे कर सकता हूं। मतलब यहाँ एक रेडियस बना दिया मैंने, उस रेडियस के अंदर जितने मॉलिक्यूल आएंगे उन सबसे मैं क्या कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, बाकी से बात नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी बात। भाई एक बात बताओ, मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मान लो मॉलिक्यूलर रेंज मेरी इस क्लास तक ही है, भाई क्या नीचे वाली क्लास में मेरी आवाज जा रही है? नहीं जा रही है। ठीक है, इतनी बात। तो अब तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतनी बात। अब इसी रेंज को लेकर के अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं तो एक स्फीयर बन गया, उस स्फीयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल आएंगे उन मॉलिक्यूल्स पे ये फोर्स लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा? दैट स्फीयर इज कॉल्ड एज व्हाट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, लिखो इट इज इमेजिनरी स्फीयर अराउंड मॉलिक्यूल, इट इज इमेजिनरी स्फीयर अराउंड मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑफ रेडियस मॉलिक्यूलर रेंज, ऑफ रेडियस मॉलिक्यूलर रेंज। हाँ या ना? एक इमेजिनरी स्फीयर है किसका, रेडियस मॉलिक्यूलर रेंज का। ठीक है, अराउंड मॉलिक्यूल। अब इस स्फीयर का फायदा क्या होगा, इस स्फीयर के अंदर जितने ही मॉलिक्यूल आएंगे उस पे ये वाला मॉलिक्यूल क्या लगा सकता है, फोर्स, लेकिन उसके बाहर जो आएंगे उन पे फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, इतनी बात, ये कहानी आ गई। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मान लो मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, ये इसको हटाओगी, ये हमारे पास। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया इसका। अब एक बात बताओ, इस पे फोर्स जितने ही मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे ये उन पे लगा रहा होगा और वो इस पे लगा रहे होंगे हर तरफ से। और एक बात बताओ, लिक्विड रेस्ट पे है, यहां डेंसिटी फिक्स होगी, कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, ये बना दिया। अब एक काम करो भाई, अब एक स्फीयर यहां लिया, कौन सा मॉलिक्यूल पकड़ा मैंने, ये वाला। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, अच्छा ये मॉलिक्यूल रेस्ट पे है या नहीं बीच में? ठीक है, अब मैंने ये मॉलिक्यूल पकड़ा ऊपर। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर तो सारे फोर्सेस जो ये हैं यहां पर, ये कैसे फोर्सेस हैं, कोहेसिव हैं। यस और नो? क्योंकि अंदर पानी के टाइप के मॉलिक्यूल थे, सेम लिक्विड था। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ, ये इस मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ऊपर कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के, और नीचे कैसे हैं, लिक्विड के, और ये खुद किसका, लिक्विड का मॉलिक्यूल है। तो नीचे जो फोर्सेस लगेंगे वो कोहेसिव लगेंगे और ऊपर जो लगेंगे अधेसिव लगेंगे। हाँ या ना?
अच्छा एक और चीज, लिक्विड की डेंसिटी एयर से तो ज्यादा ही होती है गैस से, हाँ या ना? तो ऊपर इसका मतलब इसके अंदर कम मॉलिक्यूल है और नीचे क्या है, ज्यादा है। चलो पहले हम बना लेते हैं। नीचे कौन से, ऊपर कौन से? व्हाइट वाले कोहेसिव और येलो वाले कैसे, अधेसिव। अब एक बात बताओ, इन सारे वेक्टर्स का जो नीचे व्हाइट वाले हैं रिजल्टेंट किधर आएगा, नेट डाउनवर्ड आएगा, और जो येलो वाले उनका नेट किधर आएगा, अपवर्ड। कौन से फोर्स ज्यादा है, व्हाइट वाले या नेट येलो वाले? व्हाइट वाले ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इस पे एफ नेट नीचे की तरफ है या नहीं है? इसी वजह से तो सरफेस बनता है, अगर ना होता ऐसा तो सरफेस बनता ही नहीं। अब एफ नेट नीचे की तरफ है, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या आ गई, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। अरे बाइंडेड है या नहीं सरफेस पे, हाँ या ना? सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। जब आप इतनी एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दे दोगे सरफेस बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, तो ये सरफेस को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, दैट इज व्हाट एनर्जी गिवन ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ द सरफेस। बॉइलिंग क्या होता है, जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स सरफेस को क्या कर दें, छोड़ दें। ठीक है, इतनी बात। तो एफ नेट क्योंकि डाउनवर्ड है, इस वजह से सरफेस मॉलिक्यूल्स possess बाइंडिंग एनर्जी या उसी को हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी। ये कहानी आ गई हमारे पास, क्लियर है भाई? ठीक है, अब अगर हम जितनी बाइंडिंग एनर्जी है उतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दे दें तो मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, छोड़ देंगे सरफेस को। मतलब किसका पार्ट हो जाएंगे, गैस का, मतलब इवेपोरेशन हो गया या बॉइलिंग हो गई, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, इतनी बात नोट करो इस सारी बकवास को। ये स्फेयर है, सर्कल नहीं है, ध्यान रखना। मतलब बॉल टाइप का है, मतलब ऐसा है, इधर भी ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे ऐसे भी लग रहे हैं, ऐसे भी लग रहे हैं, ऊपर भी ऐसे ऐसे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तू आजा इधर, कॉपी लेके। आज अंकल चाय भी नहीं लाए, पकड़ से पकड़, पकड़ ऐसे पकड़। ये सरफेस है, ठीक है, यहां पर ये मॉलिक्यूल था, इस पे ऐसे 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 ऊपर की तरफ एयर वाले फोर्स लग रहे थे, नीचे की तरफ क्या लग रहे थे, लिक्विड वाले। अच्छा, लिक्विड के ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो ये एक बॉल बनी थी ना यहाँ पर, तो इसमें भी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पे ऐसे फोर्स भी लग रहा होगा, ऐसे 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 भी लग रहा होगा। सरफेस को चारों तरफ से खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं? मतलब अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, इसका सिर्फ टॉप व्यू देखूं, ठीक है, खड़े हो जा जरा यहीं पर, अभी भाग मत, उधर खड़े हो जा। मान लो ये हमारे पास क्या है, टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो इसके ऊपर ये एक सर्कल बन रहा होगा, दिखा जरा इधर। ऐसे बॉल थी ना, तो बॉल का एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, और हमने इस मॉलिक्यूल की बात करी थी, ये जो बीच में है, इस मॉलिक्यूल पे सरफेस के ऊपर, क्योंकि यहां मैं 3D नहीं दिखा सकता, वरना 3D दिखाना तो अच्छी बात हो जाती।
ऐसे चारों तरफ ऐसे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे क्या है? 0 अलोंग द सरफेस ऑल्सो, क्योंकि इस ये मॉलिक्यूल यहीं पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? एफ नेट क्या है? 0। हाँ या ना? जरा बनाओ इसे, बढ़िया चीज आ जाएगी। मतलब अगर मैं टॉप सरफेस को भी देखूं तो टॉप सरफेस के अगर ऊपर कोई मॉलिक्यूल देखता हूं तो उस मॉलिक्यूल पे इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है, अलोंग द सरफेस टेंजेंशियल। ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? टेंजेंशियल टू सरफेस। यस और नो? हो गया भाई? बढ़े आगे? अब देखो यार, अब इतनी बात हो गई, टेंजेंशियल टू द सरफेस फोर्स लग रहा है, ठीक है। हम टॉप व्यू ले रहे हैं, टॉप सरफेस ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, इतनी बात। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अब मैं टॉप सरफेस को देख रहा हूं, अगर इसके नीचे पानी है तो पानी वाले फोर्सेस अंदर की तरफ ज्यादा थे और एयर वाले क्या थे? कम। तो ये सरफेस बना हुआ है, उसको छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ टॉप सरफेस से मतलब है। टॉप सरफेस पे मैंने एक मॉलिक्यूल ये लिया, तो इस पे चारों तरफ से क्या लग रहा होगा? बराबर फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। एक मॉलिक्यूल ये लिया तो भी इस पे भी यही कहानी होगी, सब पे यही चल रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल छोड़ करके मैं इसके ऊपर एक ऐसे करके इमेजिनरी ऐसी लाइन ले लेता हूं, इमेजिनरी, ठीक है। रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी। तो लिखो जरा, लिखो, इफ वी कंसिडर imaginary कर्व, कर्व है ना, मैंने लाइन बोला है, लाइन तो गलत बात है। इमेजिनरी कर्व ऑन सरफेस ऑफ फ्लूइड एज शोन। अब जरा देखना एक मिनट, हाँ, एक बात बताओ, इस इमेजिनरी कर्व पे इस जगह पे लिक्विड का मॉलिक्यूल है या नहीं है? है ना, ठीक है। इस जगह पे भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी है, इस जगह पे भी, और ये सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल कैसे हैं? रेस्ट पे हैं या नहीं है? ठीक है। अब आप एक काम करो, मान लो मैंने ये छोटा सा इस कर्व के ऊपर छोटा सा डीएल लेंथ लिया, क्या पकड़ा? डीएल लेंथ, ठीक है, इतनी बात। मतलब यहां पकड़ लेता, चलो ये रहा। ये डीएल रेस्ट पे है या नहीं है? रेस्ट पे, ठीक है। मान लो इधर वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने इस पे ऐसे करके फोर्स लगाया, डीएफ, तो रेस्ट पे है तो इधर वालों ने ऐसे लगाया होगा, तभी रेस्ट पे हो सकता है, हाँ या ना? तभी हो सकता है या नहीं? चलो, अब क्योंकि रेस्ट पे था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डीएफ के दो कंपोनेंट, डीएफ पैरेलल डीएफ नॉर्मल, सिमिलरली इधर भी ऐसे ही, हाँ या ना? ठीक है भाई, कंपोनेंट ले लिए,
अब एक बात बताओ, डीएफ नॉर्मल क्या करना चाहता होगा? दोनों साइड से लग रहा है ऐसे, ये सरफेस को ऐसे करके क्या करना चाहेगा? स्ट्रेच करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? मैंने सरफेस ये माना हुआ है, ये इतना सा सरफेस है, ये इसको दोनों साइड से क्या करना चाहता है? स्ट्रेच करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है? हाँ या ना? जो पैरेलल है उसका कोई स्ट्रेचिंग से लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने लेंथ कैसे ले रखी? ऐसे। अब अगर ऐसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है, स्ट्रेच नहीं कर रहा है, स्ट्रेच तो कैसे करेगा? जो इसको ऐसे करके ले जाना चाहेगा। तो अब सरफेस टेंशन एस से डिनोट किया जाता है, दैट इज डिफाइंड एज फोर्स नॉर्मल टू इमेजिनरी लेंथ या रियल लेंथ, जो भी होगा, फोर्स नॉर्मल ऑन सरफेस पर यूनिट लेंथ, दिस इज डीएल। इसको क्या ले लिया मैंने? डीएल ले लिया। ये डेफिनेशन है, ठीक है। एक डेफिनेशन ही, अभी और भी डेफिनेशन आएंगी। मतलब क्या चीज? कोई भी डीएफ ले लो, ये वाला या ये वाला, कोई भी, ठीक है। ये नहीं कि दोनों साइड से लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, जैसे डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया। सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। तो जो भी आपने इमेजिनरी लेंथ चूज करी, मान लो आपने यहां पर ये चूज करी इमेजिनरी लेंथ dz, और इस पे इधर की तरफ df और इधर की तरफ भी क्या? df, दोनों साइड df लगेगा। तो df अपॉन dz विल बी व्हाट? सरफेस टेंशन एट दिस प्लेस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो अब हमने क्या कहा? फोर्स नॉर्मल टू द इमेजिनरी लेंथ पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज व्हाट? सरफेस टेंशन। एंड इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर। हाँ या ना? स्केलर क्वांटिटी। फोर्स स्केलर नहीं है, डीएफएन स्केलर नहीं है। कौन स्केलर है? सरफेस टेंशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई? अब जरा देखो एक मिनट, अब जरा एग्जांपल्स देखें। अब इसका काम क्या है? ये क्या करना चाहता है? आप ऐसे देखो, अगर मैं इस सरफेस को ऐसे खींचना चाहता हूं, तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स क्या करेगा? अपोज करेगा इससे, ठीक है। एक और चीज लिखो, जरा लिखो, लिखो, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, इंटरमोलिकुलर है, ठीक है। जरा इसके एग्जांपल देखते हैं, तब शायद ज्यादा क्लियर हो। पानी पे कोई जानवर चलता हो, मतलब लिक्विड के ऊपर चल सके हम, ऐसा कोई जानवर? हाँ, लिक्विड बोला मैंने, पानी नहीं बोला। बोले कोई है ऐसा? चींटी चल नहीं लेती पानी के ऊपर? पानी के ऊपर नहीं, मतलब वैसे लिक्विड के ऊपर, जैसे थोड़ा सा विस्कस हो जाता, नहीं चलती है? अरे बेवकूफो, मक्खियां वगैरह सब पानी के ऊपर ऐसे ही बैठी होती हैं, डूबती थोड़ी हैं। हाँ, डूब जाती हैं तो फिर निपट जाती हैं, ठीक है। जैसे चाय के ऊपर मक्खी आके बैठ जाती है, फिर अगर वो उसके पंख गीले हो गए फिर उसका खेल खराब हो जाता है, अदरवाइज तो बैठी होती है आराम से, ठीक है। तो मक्खी हो गई, चींटी हो गई, ऐसे लोग पानी के ऊपर बैठ जाते हैं आराम से, ये डूबते नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उनके पंख ना गीले हो जाएं, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है? बोलो भाई, हल्के होते हैं। अब ऐसे तो जहाज बहुत भारी होता है तब भी पानी के ऊपर तैरता है, तो फिर भारी और हल्के का कंसेप्ट नहीं है। देखो ये लिख लिया ना सबने, चलो अब समझ लेते हैं। देख यहां देख, ये जो भी मक्खी या चींटी है, जब ये पानी के ऊपर बैठेगी तो जिस जगह पे बैठेगी वहां पर हल्का सा पानी क्या हो जाएगा? डिप हो जाएगा, या जो भी लिक्विड होगा हल्का सा क्या कर जाएगा? डिप कर जाएगा। एक्चुअल में सरफेस कैसा था? ऐसा था।
और हमने उसको कैसा बना दिया, हल्का सा डिप करवा दिया। डिप करवा दिया मतलब सरफेस एरिया क्या कर गया, बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब जरा देखना, यहां पर जो ये इमेजिनरी लेंथ है इसके परपेंडिकुलर, ये जो, चलो पहले मैं आपको बता दूं क्या कहानी है, रुको आप छोड़ दो। पहले मैंने क्या कहा, कोई भी लिक्विड का सरफेस है उसके ऊपर अगर मैं इमेजिनरी लेंथ लेता हूं, ठीक है इतनी बात, तो उस इमेजिनरी लेंथ का अगर मैं एलिमेंट लेता हूं कोई भी, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा लेंथ के नॉर्मल। दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज व्हाट, सरफेस टेंशन। आप एक काम करो, मान लो ये सरफेस है, मैंने इसके ऊपर ये तो बहुत बुरा हो गया, मान लो मैंने इसके ऊपर एक ये रस्सी धागा डाल दिया। क्या डाल दिया, धागा डाल दिया। अब धागे के ऊपर भी सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। ये कैसा है, रियल है, अब ये इमेजिनरी नहीं है। अब आप एक चीज देखो, मैंने इसके ऊपर छोटा सा क्या पकड़ा, ये डीएल, ठीक है इतनी बार, धागा रेस्ट पे है, तो पैरेलल का ये वाला कंपोनेंट और पैरेलल का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, वो तो कैंसिल कर गया। लेकिन इधर वाले भी कैंसिल करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, स्ट्रेच तो करने की कोशिश करते हैं। इस पे डी एफ एन और इधर भी क्या, डी एफ एन। तो जो सरफेस टेंशन होगा दैट इज डी एफ एन अपॉन डी एल। कितने लोगों ने सोप बबल उड़ाए हैं, वो जो बबल्स उड़ाते हैं ना, सब ने उड़ाया है, ठीक है सब ने उड़ाएंगे, कोई नहीं होगा ऐसा जिसने ना उड़ाया हो, ठीक है। अब आज एक काम करना, मैं बताता हूं। आपको उसका एक क्या होता है, फ्रेम होता है, उसको जब आप डुबोते हो किसमें, मतलब शैम्पू के सॉल्यूशन में, फिर उसको बाहर निकालते हो, फिर फूंक मारते हो तो उड़ जाता है, ऐसा होता है। तो आप एक काम करना, आपने क्या करा, उसको फ्रेम को सॉल्यूशन में डिप करा और बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अभी फूंक नहीं मारी भाई, ये क्या है, ये सोप फिल्म है, ठीक है इतनी बात। अब इसको फूंक नहीं मारनी है, ठीक है ना, टूटने देना है। अभी एक दूसरे बंदे से बोलना कि भाई एक ना क्या करो, एक जिससे कपड़े सिलने वाला धागा, उसका एक लूप बना दो, बांध दे, गांठ लगा दे, और उस लूप को ऐसे करके इसके ऊपर फेंक देना है हल्के से। तो लूप मैंने रख दिया, मान लो ये लूप है, इसके ऊपर पड़ गया, ठीक है इतनी बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब एक चीज देखो, ये लूप है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर डीएल एलिमेंट लेता हूं तो इस पे इधर डी एफ एन, अब तो रियल हो गया ना, क्या एक रियल लाइन है या जो भी है, डी एफ एन, और इधर भी क्या, डी एफ एन, और सरफेस टेंशन कितना, डी एफ एन अपॉन डी एल, ठीक है ऐसे करके डाल दिया आपने। अब क्या करो, लूप के बीच में आप क्या कर दो, सुई चुभो दो, तो बीच वाला लूप टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, बीच वाला, सॉरी फिल्म टूट जाएगी बीच वाली, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बीच वाली फिल्म जब टूट गई तो देखो क्या बना हमारे पास, बीच वाली फिल्म तो खत्म हो गई, यानी कि ये डीएफएन अंदर वाला क्या हो गया, खत्म। बाहर वाला है या नहीं अभी भी, और बाहर वाला है तो वो चारों तरफ है, यहां भी डीएफएन लग रहा होगा, अब ऐसे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा, यस सुनो। तो ये क्या करना चाहेगा, ये चारों तरफ से ये इसको बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा, बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा, और क्या बना देगा, चारों तरफ से खींच के क्या बनाएगा, सर्कल बना देगा। अब हमारे पास ये वाली सोप फिल्म तो अभी भी है या नहीं, अंदर क्या आ गया, खाली हो गया, और ये चीज क्या हमारी सोप फिल्म। एक बात बताओ, जो ये बाहर वाला डीएफएन है, ये जब इसे बाहर की तरफ ले गया चारों तरफ से, तो सोप फिल्म का सरफेस एरिया घटा कि नहीं घटा,
भाई ये जो सरफेस एरिया पहले था उससे क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया। तो एक्चुअल में सरफेस टेंशन के फोर्स का काम क्या है, टू मिनिमाइज सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, फ्लूइड। मतलब जो भी टॉप सरफेस उसका फ्री सरफेस, उसके सरफेस एरिया को क्या करवाना, मिनिमाइज करवाना। इसीलिए अगर मैं कहूं पानी की बूंद गोल क्यों होती है, क्यूबिकल क्यों नहीं गिरता है बारिश, अरे क्यूब जैसे सरफेस एरिया मिनिमाइज कब होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। मतलब सेम वॉल्यूम के लिए स्फेयर इज हैविंग व्हाट, मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, इतनी बात। तो अगर पानी के ऊपर से गिर रहा है पानी, ठीक है, बारिश में, तो वो कोन जैसा क्यों नहीं गिरा, ठीक है, इतनी बात। क्यूब जैसा क्यों नहीं गिरा, सिलेंडर जैसा क्यों नहीं गिरा, वो गोल ही क्यों गिरा, गोल इसलिए गिरा क्योंकि उसको जो अपना सरफेस है, आउटर सरफेस, फ्री सरफेस, उसके सरफेस एरिया को क्या करवा दिया, सरफेस टेंशन ने क्या करवा दिया, मिनिमाइज करा दिया। अब यहां पर देखो, मैंने जब बीच में यहां पर पिन किया तो बीच वाला फिल्म क्या कर गया, टूट गया। साइड वाला फिल्म था, लेकिन साइड वाले फिल्म का भी काम क्या था, जरा देखो चारों तरफ से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। वो उसको क्या कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, और अंदर वाला अपनी तरफ खींच रहा था। अभी तो बैलेंस था, लेकिन बीच वाला टूटते ही बाहर वाला अपनी तरफ खींचेगा, बाहर वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो सोप फिल्म ये आ गई। एंड सरफेस टेंशन tries to minimize surface area of film या फ्लूइड सरफेस जो भी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये कहानी आ गई अपने पास। तो अब हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा कैसे, नॉर्मल टू एनी इमेजिनरी या रियल सरफेस, सॉरी, नॉर्मल टू एनी इमेजिनरी और रियल लाइन। ठीक है, इतनी बात। सरफेस टेंशन का फोर्स वैसे लगेगा, और दैट नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज व्हाट, सरफेस टेंशन। एंड इसका काम क्या है, टू मिनिमाइज सरफेस एरिया ऑफ फ्लूइड सरफेस, या क्या कहते हैं, फिल्म। ठीक है, इतनी बात नोट करो इस बकवास को। अब लिखो जरा, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, due to property of surface tension, raindrops are spherical in shape। या आप मरकरी कहीं पड़ा है टब में, उसको ऐसे करके फेंक दो जमीन पे, तो छोटे छोटे बॉल्स बन जाएंगी। और मरकरी ड्रॉपलेट्स आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, मरकरी ड्रॉपलेट्स आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, हाँ या ना। अरे भाई ठीक है। एक और चीज, कितने लोग शेव करते हो, मतलब दाढ़ी बनाने वाले कौन कौन है, नहीं है कोई भी, कोई बात नहीं। हम शेविंग ब्रश को जब पानी में डालते हैं और उसके बाद बाहर निकालते हैं, तो ब्रश सारा क्या कर जाता है, सारे हेयर्स क्लिंग कर जाते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, सरफेस टेंशन ही होता है। अरे भाई ऐसे हो जाता है ना, ऐसे बन जाता है वो। तो जो वाटर का सरफेस यहाँ पर हेयर्स पे आया, वो सरफेस को क्या करवाना चाहता है, मिनिमाइज कराना चाहता है, तो ऐसा बन गया। तो लिखो जरा, लिखो, for wet shaving brush, for wet shaving brush, hairs of brush cling together। अरे चिपक जाते हैं ना एक दूसरे से। और क्या एग्जांपल हो सकता है, और बताऊं, आयरन नीडल जेंटली प्लेस्ड। चलो इसको कल बताएंगे आयरन वाले को, तभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी रुक जाओ। आयरन वाले के अलावा कोई और एग्जांपल बताओ मुझे, और कोई एग्जांपल सरफेस टेंशन का, बोलो। बड़े बेकार हो यार, कोई एग्जांपल नहीं तुम्हारे पास। एक तो यही हो गया वायर फ्रेम वाला, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। ये लिखो, लिखो, इंसेक्ट कैन वॉक ऑन, इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन लिक्विड सरफेस। करते हैं भाई, ठीक है।
इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन लिक्विड सरफेस। ठीक है, अब आज घर पे एक काम करना, लिखो जरा, हाँ एक्टिविटी लिखो। अब देखो भाई क्या कहानी थी, एक और एक्टिविटी, मतलब ऐसे करके कोई आयरन की नीडल लोगे आप, नीडल ये नहीं सरिया ले लो, नीडल का। अब उसके ऊपर वैक्स रगड़ोगे, मतलब वैक्स मतलब मोमबत्ती रगड़ देना या ग्रीज कर देना उसे, ठीक है, और उसको बड़े प्यार से पानी के सरफेस पर रखना, ठीक है, बड़े प्यार से, ऐसे नहीं ऐसे फेंक दे भाई, तो वो फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट करेगा। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? सरफेस टेंशन। लिखो जरा, वैक्स्ड और ग्रीज्ड, वैक्स्ड और ग्रीज्ड, वैक्स्ड और ग्रीज्ड आयरन नीडल। अब एक्चुअल में आयरन नीडल तो डूबनी चाहिए थी, क्योंकि डेंसिटी आयरन की वाटर से क्या होती है? ज्यादा होती है। वैक्स्ड और ग्रीज्ड आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन surface of water when placed gently। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है।